आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 39 डेली प्री क्विज के आंसर एवं उनके साथ जानेंगे उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है, www का पहला प्रयोग कब किया गया था? तो इसका प्रयोग 6 अगस्त 1991 को पहला प्रयोग किया गया। 6 अगस्त 1991 को इस पहला प्रयोग www का किया गया था। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका जो आविष्कार है वो टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया था। तो ये हमारा होता है पहला प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला दिया गया है मार्क एंडरसन, दूसरा दिया गया है प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर, तीसरा दिया गया है टिम बर्नर्स-ली, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर। प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर हमारा सही ऑप्शन है। उन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का जो विचार है वो प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर ने 1962 में दिया था। 1962 में प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर ने दिया था, इस कारण से उनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछ रहा है कि किसी भी विशिष्ट चिन्ह जो यूआरएल के भागों को एक दूसरे से अलग करने का काम करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वे सेपरेटर कहलाते हैं। कोई भी विशिष्ट चिन्ह जो यूआरएल के भागों को अलग अलग करने का काम करते हैं, वे सेपरेटर कहलाते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से होता है, लेकिन ये कई चिन्हों से, इनका अल्फ़ाबेट या फिर कोई न्यूमेरिकल चिन्ह से भी इसे दर्शा सकते हैं। तो ये होता है हमारा आज का प्रश्न, थर्ड प्रश्न। और चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न जो दिया गया है कि डोमेन नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? डोमेन नेम में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। 64 कैरेक्टर डोमेन नेम में हो सकते हैं। 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। डोमेन नेम जो होता है वो किसी वेबसाइट का नाम होता है, या आईपी एड्रेस जो रहता है, जो हम याद करने में बहुत कठिन काम है, उसका एक निकनेम दे दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, BIG टॉप लेवल डोमेन, BIG टॉप लेवल डोमेन किस प्रकार की वेबसाइट को दर्शाता है? किस प्रकार की वेबसाइट को दर्शाता है? तो BIG बिजनेस वाली वेबसाइट को दर्शाता है। BIG. इसी प्रकार के कई टॉप लेवल डोमेन होते हैं, जैसे .com का जो फुल फॉर्म .com जो है वो कॉमर्शियल वेबसाइट को दर्शाती है। .in दर्शाता है इंडिया को, और इसी तरह जो होती है .org ये ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। .edu ये एजुकेशन को दर्शाता है, और इसी प्रकार से .gov गवर्नमेंट को दर्शाता है। .big वो तो आपको पता है कि बिजनेस को दर्शाता है। .info है ना, .info दर्शाता है इंफॉर्मेशन को, और .mil दर्शाता है मिलिट्री को, और दर्शाता है कि ITD दर्शाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ITD दर्शाता है इस प्रकार की वेबसाइट को। तो ये हमारे होते हैं विभिन्न टॉप लेवल डोमेन, जिनका आप वेबसाइट जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षा में आ सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं गिलबर्ट हैंगबो जो हैं वो टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये ILO के वर्तमान चेयरमैन बन गए हैं 11वें नंबर के ये चेयरमैन बन गए हैं। किनकी जगह पर? गाय राइडर की जगह पर। गाय राइडर इसके पहले थे, और इनका जो कार्यकाल है वो अक्टूबर 2022 से शुरू होगा, है ना। अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। अक्टूबर 2022 से शुरू होगा, 21 से नहीं शुरू होगा था, 2022 से शुरू होगा, है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, सुप्रिया जाटव संबंधित है। सुप्रिया जाटव किससे संबंधित है? तो सुप्रिया जाटव संबंधित है कराटे से संबंधित है। ये मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में US ओपन कराटे चैंपियनशिप, है ना, US ओपन कराटे चैंपियनशिप में एक गोल्ड जीता है और एक जीता है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, सुप्रिया जाटव कराटे से संबंधित हैं।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, किस मंत्रालय ने योग अभ्यास कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन किया है? किस मंत्रालय ने योग अभ्यास कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने योग प्रभा का आयोजन किया। अभी 21 जून को ही योगा दिवस मनाया जाएगा। उसके अभ्यास के लिए, उस दिन के अभ्यास, योगा अभ्यास के लिए ये योग प्रभा का आयोजन कराया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो 2022 में इसकी थीम थी वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल। वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल। अब इसमें देख लीजिए कि कहाँ लिखा है ये। तो वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन होगा। वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल इसकी थीम थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, 2022 में किसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो ये कौन नामित करता है? ये यूनेस्को जो है, यूनेस्को हर साल जहाँ जिस राजधानी में लोगों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है उसे विश्व पुस्तक राजधानी का दर्जा देता है और उसे नामित करता है। तो 2022 में इसने मैक्सिको को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। तो ये हमारा होता है। अगले प्रश्न पे चलता है। अगला प्रश्न जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है? तापमान अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो इसका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऊपर के सभी, मतलब उपरोक्त सभी होंगे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तीनों में ही तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होता है वो कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक तापमान गुणांक कहते हैं। अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ा देते हैं तो हम उसका जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक तापमान गुणांक कहते हैं इसे, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। ट्रांजिस्टर किस क्षेत्र में एम्पलीफायर के रूप में काम करता है? तो ये है सक्रिय क्षेत्र में। ट्रांजिस्टर अगर सक्रिय क्षेत्र में है तो वह एम्पलीफायर के तरह कार्य करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य क्या है? हीट सिंक मतलब हीट मतलब गर्मी को अपने अंदर समाहित कर लेना, सिंक मतलब होता है ना। तो अगर अपने अंदर समाहित कर लेंगे तो तापमान में वृद्धि जो होगी वो नियंत्रित हो जाएगी। तो अर्धचालक हीट सिंक का आप अर्थ समझ करके इसे लगा सकते हैं कि तापमान में वृद्धि में नियंत्रित करना इसका कार्य है। अर्धचालक में हीट सिंक का जो कार्य है वो तापमान में वृद्धि नियंत्रित करना इसका कार्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों में आवेशवाहक ज़्यादातर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर आवेशवाहक होते हैं। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, PNN एक PN जंक्शन अगर अभिनीत होता है तो फिर क्या होता है? तो अवक्षय क्षेत्र घटता है। तो हमारा सही ऑप्शन यही है कि अवक्षय क्षेत्र घट जाता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, निम्न में से तड़ित रोधक अधिकांश किस स्थान पर स्थापित किए जाते हैं? तड़ित रोधक किस स्थान पर स्थापित किए जाते हैं? तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है हाइड्रोकार्बन संयंत्र। हाइड्रोकार्बन संयंत्र में तड़ित रोधक स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो इसके में 32 बिट्स होते हैं। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स होते हैं एक आईपी एड्रेस में। अगला प्रश्न जो पूछ रहे हैं, अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाने की विधि को क्या कहते हैं? अर्धचालक में अगर अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग कहते हैं। तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट में www 4 W इसमें बने हुए हैं, है ना। 4 W बने हैं। चौथे W का इसमें शब्द के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है ये पूछा गया। चौथे W का अर्थ क्या होता है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है वर्म। वर्ल्ड वाइड वेब और वर्म, इसके चौथे W का अर्थ क्या होगा? वर्म होगा। वर्म इसके चौथे W का अर्थ होता है। तो www जो 3 W है उसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। 1989 में किया था वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, ईमेल में BCC का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ईमेल में BCC का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है? तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो संदेश भेजने वाले को
है ना। फील्ड में दर्ज प्राप्तकर्ता को अन्य प्राप्तकर्ताओं से छिपाने की अनुमति देने के लिए बीसीसी का वो इस्तेमाल किया जाता है ईमेल में, है ना। फील्ड में दर्ज जो प्राप्तकर्ता है उसको अन्य प्राप्तकर्ताओं से छिपाने की अनुमति देने के लिए बीसीसी का इस्तेमाल किया जाता है। जो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन, है ना, और कॉपी। इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आता रहता है लगभग, है ना। एमपीपीएससी के पेपर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा ही रहता है जिसमें फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये 20वां प्रश्न था। आज के हमारे क्विज़ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये आपके एग्ज़ाम में सहायक है, आपकी पढ़ाई में इसकी कोई भी उपयोगिता है ना, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आपका आज का प्रश्न है कि आज का प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया आउट अभियान का संबंध किस देश से है। इंडिया आउट अभियान का संबंध किस देश से है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसका प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएंगे। आप इस उत्तर को कमेंट बॉक्स पे लिख ही दिया करें, ताकि कोई भी चीज़ अगर लिख देते हैं तो वो चीज़ याद हो जाती है, हमें दोबारा नहीं भूलती है ना। ज़्यादातर हमें वो याद हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि कमेंट बॉक्स पे आप उत्तर लिख दें, और इसका सही उत्तर जो होता है वो अगले वीडियो पे आपके बताया जाता है। जो पिछला प्रश्न था उसका उत्तर, जो पिछला प्रश्न था कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी। 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो होता है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश हैं 193 इसके सदस्य देश हैं, और इसके महानिदेशक जो है वो डैरेन टैंग हैं। डैरेन टैंग इसके महानिदेशक हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप इस सीरीज़ की वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, ये डिस्कशन लेना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और इसके प्रश्नों को भी लगा सकते हैं। आप दर्पण सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके उसके फ्री टेस्ट सेक्शन में जाकर भी इस टेस्ट को लगा सकते हैं, और इसके बाद इसका डिस्कशन वीडियो देखकर और इसका डिस्कशन भी नोट कर सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले नए प्रश्न के साथ।